बी आर पवार एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं वर्ण विभाग में वर्णों की। और वर्ण में जो पहला बिंदु है, पिछले वीडियो में हमने स्वर के ऊपर चर्चा की थी। आज हम व्यंजन पर चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में। आइए व्यंजन पर चर्चा करते हैं। ये स्कूली परीक्षाओं और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वर्ण विभाग, जिसमें व्यंजन है। सबसे पहले इनकी जो परिभाषा है उसका अध्ययन करेंगे और फिर इनके कितने प्रकार है व्यंजनों के, उस पर चर्चा करेंगे। व्यंजनों के वर्गीकरण हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इनके उच्चारण स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही गहराई से इस क्लास को हमें देखना है, इस वीडियो को देखना है। जब हम इसको अंत तक वीडियो को देखेंगे तो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में इनसे संबंधित जो प्रश्न आएंगे उनके हम उत्तर है बहुत ही आसानी से सही कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं व्यंजन की। व्यंजन ये वर्ण विभाग का एक अंश है, बिंदु है। व्यंजन व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वह वर्ण होता है जिसमें स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन का यदि हम उच्चारण करें तो व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। बिना स्वर हम इन वर्णों को, इन व्यंजनों को नहीं बोल सकते हैं। तो पहले आइए इनकी परिभाषा को लिखते हैं। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। ये अपन की व्यंजन की परिभाषा है। जब भी हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे, व्यंजन को बोलने का प्रयास करेंगे, तो इसको बोलने के लिए स्वर की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। बिना स्वर इसको हम नहीं बोल सकते हैं। जब भी व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। पहली बात लिखनी है यदि व्यंजन, इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें अपन को देखनी है। पहली ये देखें कि जब भी हम वर्णों का यानी व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो स्वर के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। ये महत्वपूर्ण टिप्स है। पहली बात है कि जब भी हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे, व्यंजन को बोलेंगे, तो उसके उच्चारण के समय स्वर की आवश्यकता होती है। यदि स्वर उस व्यंजन में मिला हुआ नहीं है तो हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे ये क है, क के अंदर स्वर है, मिला हुआ है। अब इसका अपन छोटा रूप करेंगे, इसको तोड़ने का करेंगे तो ये क प्लस अ हो जाता है। यानी क के अंदर अ स्वर है, मिला हुआ है। यदि अ को हटा दें तो ये क व्यंजन हलंत हो जाता है। इसको आधा वर्ण माना जाता है, आधा व्यंजन माना जाता है। अब इसको यदि अपन पढ़ेंगे आधे को, तो इसका उच्चारण अपन नहीं कर सकते हैं। जब इसमें स्वर मिलाया जाएगा, स्वर मिला हुआ होगा, तो ये व्यंजन बनेगा और इसको अपन क बोल सकते हैं। इस तरीके से लगभग जितने भी व्यंजन हैं, सारे व्यंजन हैं, लगभग सभी में अ स्वर है वो मिला हुआ
है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक लगभग अधिकांश जो व्यंजन हैं उसमें स्वर मिला हुआ है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी व्यंजन हैं, व्यंजन का अपन उच्चारण करेंगे, जब उसको बोलेंगे तो बोलते वक्त स्वर की आवश्यकता होती है। यदि जिस स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जाता है, प्रत्येक व्यंजन में स्वर मिला हुआ होता है। ये पहली बात है जिसका अपन को ध्यान रखना है। अब जिसमें दूसरी बात है, जहां स्वर मिला हुआ नहीं है वहां व्यंजन कैसा होगा? हलंत होगा। व्यंजन हल लगा हुआ होगा, जैसे ये देखो, ये क है और नीचे ये लाइन है, ये हल कहलाती है। हल लगा हुआ है, ये बताता है कि व्यंजन है वो आधा व्यंजन है, ठीक है। और जब ये व्यंजन है इसको अपन पूर्ण व्यंजन कहते हैं, जिसमें स्वर मिला हुआ होता है। तो जिस व्यंजन में स्वर मिला हुआ होता है, स्वर मिला हुआ होता है उसे अजंत कहते हैं। अजंत कहते हैं। जिसमें स्वर मिला हुआ होता है उस व्यंजन को हम अजंत कहते हैं। जिसमें स्वर नहीं मिला हुआ होता है उसमें हल लगा हुआ होता है, उसको हलंत भी बोल सकते हैं। स्वर की इतनी महत्ता होती है, जब वो व्यंजन में लगते हैं तब वो पूर्ण रूप से व्यंजन बन जाता है। अब एक बात और देखते हैं कि जितने भी स्वर है और वो भिन्न भिन्न स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं, तो निम्न प्रकार से परिवर्तन होते हैं। अब व्यंजन हमारा एक है, जैसे ये व्यंजन है क। अब क व्यंजन में भिन्न अलग अलग स्वर लगा देते हैं, और जब अलग अलग स्वर लगाते हैं तो उसके रूप भी परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे होते हैं अपन देखते हैं। अब इस क में यदि हम आ की मात्रा लगा देते हैं, आ स्वर को, जो दीर्घ स्वर है आ, उसको जोड़ देते हैं। जब मिला हुआ होता है तो उसकी मात्रा मिलाई जाती है, और शब्द की शुरुआत में यदि आता है तो उसका मूल स्वर रूप है, वास्तविक रूप है, वो आता है। जैसे वास्तविक कोई है, लिखना है काम, आम, ये आ है आपका स्वर, जो स्वर से ही शब्द की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर इसका वास्तविक रूप आ गया। आम के अंदर आ से शुरू हुआ है शब्द, तो इसका वास्तविक रूप आ गया। अब काम के अंदर ये व्यंजन के साथ ये शब्द है, शुरुआत हुई है, तो इसके लिए आ की मात्रा का प्रयोग हुआ, या वास्तविक रूप या मात्रा का रूप प्रयोग हुआ है। तो जब मात्रा लगती है तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, ये का बन जाता है। अब ये क के साथ छोटी की मात्रा तो छोटी की बन जाती है। इस तरीके से जो अपन भिन्न स्वर लगाएंगे, मिलाएंगे, उसकी मात्रा लगाएंगे, तो ये व्यंजन का रूप परिवर्तित तो होता जाता है। छोटे ऊ की लगाएंगे ऊ बन जाएगा, बड़े ऊ की लगाएंगे ऊ
इस री सीधी की लगाएंगे क्री, फिर के, काय, को, काउ, कान, कान आता है। इस तरीके से भिन्न भिन्न स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे इसमें अपन देख सकते हैं अलग अलग भिन्न भिन्न स्वर है उसमें लगा है तो उसमें परिवर्तित हो जाता है। अब सवाल ये होता है, हमने प्राथमिक लेवल में इन व्यंजनों को पढ़ा है, देखा है, हम आज दोबारा इसको देखने का प्रयास करेंगे और उसको ये देखने का प्रयास करेंगे कि प्रत्येक व्यंजन है उसका उच्चारण स्थल क्या है। तो पहले तो व्यंजनों को लिख लेते हैं और उसके बाद में महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं उसको अपन लिखेंगे कि उसका उच्चारण स्थल क्या है। जब व्यंजनों के प्रकार पर चर्चा करेंगे तो उस पर लिखेंगे। सबसे पहले ये जो होता है व्यंजन, इसमें वर्ग होता है, ये क वर्ग। क वर्ग के अंदर जितने भी होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, र, ये पहला व्यंजन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। इस तरीके से जितने भी वर्ग है उनके सारे अपन व्यंजन यहाँ पर लिखेंगे और फिर ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थल कौन सा, यानी कि उनके किस स्थान से वो बोला जाता है। दूसरा वर्ग है च वर्ग। आइए इनके कौन कौन से व्यंजन हैं उसको देखते हैं अपन। ये च, छ, ज, झ, ञ, ये 5 इसके हो गए। क वर्ग के 5, च वर्ग के 5। अब तीसरा है ट वर्ग, इसके 5 लिख लो। ट, ठ, ड, ढ, न। 3 वर्ग। अब 2 वर्ग और बचे हैं, त वर्ग और प वर्ग। आइए त वर्ग के बारे में लिखते हैं। ये त वर्ग है, त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये आपके 5 वर्ग थे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये 5 है और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। तो ये 5 वर्गों में कुल जो वर्ण हो गए हैं, ये कुल वर्ण 25 हुए। कुल 25 व्यंजन आपके हो गए और इन 25 व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये जो 25 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और ट वर्ग, प्रत्येक में 5 है, कुल 25 हुए। तो 25 ये जो व्यंजन है, 25 जो वर्ण हैं, इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये याद रखना। अब पहला प्रकार हो गया स्पर्श व्यंजन, इसमें देखते हैं 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन के बाद में दूसरा इसका अपन देखें अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन, इसमें कुल कितने होते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। इसमें कुल 4 होते हैं। अंतस्थ में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। य, र, ल, व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। इनकी संख्या है 4।
इनकी संख्या है 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अब ऊष्म व्यंजन अगला है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन है, इसकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। सशंकर, सषटकोण, सषडक और है हल। ये सब हलंत होते हैं। एक बार इसको हलंत कर देते हैं। ये सब हलंत होते हैं क्योंकि इसमें व्यंजन है। एक बार मान लीजिए इसमें एस स्वर है, वो मिला हुआ नहीं है, तो ये 4 इसके भी हो गए। कुल 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन। अब इसके बाद में है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, आइए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। ये श, त्र, ज और श, ये आपके 4 और हो गए संयुक्त व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, पहला स्पर्श व्यंजन, ये दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा है संयुक्त व्यंजन और पांचवा और अंतिम है उसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ये उनकी संख्या होती है वो 2 होती है। दो होती है। इस तरीके से दो ये कर दो। अब यदि कुल अपन कहें तो इसकी संख्या हो जाती है 39। 25, 4 29, 4 33, 4 37 और 2 39। कुल आपके व्यंजन उनकी संख्या है 39, 39, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है और द्विगुण व्यंजन है वो 2 है। हमने व्यंजन की परिभाषा देखी और कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। 5 प्रकार के व्यंजन होते हैं। पहला प्रकार स्पर्श व्यंजन, जिसकी संख्या 25 होती है। इसमें 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, वर्ण होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये इसका क्रम होता है जो बचपन में अपने पढ़ा है, लिखा है, बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। इस क्रम को भी ध्यान रखना है क्योंकि जब हम अल्प प्राण और महाप्राण अध्ययन करेंगे तो उसमें क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इसका हम अध्ययन करेंगे कि किस प्राण में कौन से क्रम का आता है, किस वर्ग का कौन, पहला, दूसरा या दूसरा, चौथा। तो उस समय ये पूरे क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हमें एकदम याद करना है कि ट वर्ग का तीसरा कौन सा है, प वर्ग का दूसरा कौन सा है, क वर्ग का चौथा कौन सा है। ये क्रम फिक्स है और हमें याद होना चाहिए। और जो जो हम आगे पढ़ेंगे तो ये क्रम की हमें आवश्यकता पड़ेगी। और कुछ 3-4 जो व्यंजन के बारे में सामान्य जानकारी, सामान्य बातें आपको बताई थी। उसके अलावा ये 5 प्रकार है। इन 5 प्रकारों को अच्छी तरह से आपको मनन करना है, याद करना है। और उसके बाद में हम देखेंगे आगे व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के प्रकार या व्यंजनों के भेद। पहला प्रकार हम हैं, इसको कर सकते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन है जिसमें ये 25 संख्या, स्पर्श व्यंजन में 25 संख्याएं। इसकी क्या विशेषता होती है
कि जिन व्यंजनों में उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वो मुख के किसी न किसी भाग से सूकर निकलती है। जब सूकर निकलती है तो इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये जो आपके 25 है, इसका जो 25 व्यंजन है स्पर्श व्यंजन, इसकी विशेषता होती है कि जो अपन की जीभ है, जीभ मुख के किसी न किसी, जीभ मुख के किसी न किसी भाग को सूकर निकलती है, सूकर निकलती है। ये जीभ, जब हम इन 25 का जो स्पर्श व्यंजन है उसको बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ है मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श यानी छू करके निकलती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या है वो 25 होती है। इनकी संख्या है वो 25 होती है। इनके 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो वर्णों का यदि अपन प्रकार देखें तो पहला प्रकार होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की क्या विशेषता होती है? जब भी हम स्पर्श व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ है वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई और बाहर निकलती है। वायु स्पर्श करके वायु या सांस है वो बाहर निकलती है। तो जब स्पर्श होती है तभी इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है, 5 इसके वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। अब इसके बाद में दूसरा 4 वर्ण होते हैं, वो होते हैं अंतस्थ वर्ण। दूसरा है ये दूसरा प्रकार है ये अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण ये आपके व्यंजन का दूसरा प्रकार है। इसमें कुल संख्या होती है 4, य, र, ल, व। ये अंतस्थ वर्ण है, 4 है। क्या विशेषता होती है इसमें? इसमें जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, तो इसमें क्या स्वर और व्यंजनों के बीच में इसका उच्चारण होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर व व्यंजनों के बीच होता है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे य, र, ल, व। ये आपके 4 जो व्यंजन हैं, वर्ण हैं, ये अंतस्थ वर्ण के अंदर कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं। विशेषता क्या होती है, इसकी परिभाषा अपन कैसे लिख सकते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। हमने पहला स्पर्श व्यंजन देखा, दूसरा अंतस्थ व्यंजन देखा, अब तीसरा हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन
ऊष्म व्यंजन इधर लिखा हुआ है, इनकी भी संख्या 4 होती है। शंकर, षटकोण, सड़क और हल, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब देखते हैं ऊष्म व्यंजन का क्या महत्व है। जब ऊष्म व्यंजन की ध्वनियों का, ऊष्म व्यंजन को उच्चारण अपन करते हैं तो उच्चारण के समय जो वायु है, जो हवा है, जो सांस है, वो मुख के किसी भी भाग से रगड़ खा करके, अंदर से रगड़ खा करके बाहर निकले तथा ऊष्मा यानी गर्मी पैदा करे। उच्चारण करते समय जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, इनकी क्या परिभाषा है, क्या विशेषता है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हवा है, वायु है, सांस है, वो हमारे मुख के किसी भी स्थान से रगड़ करके बाहर निकलती है। पहली चीज होती है रगड़ करके, संघर्ष होता है, रगड़ करके बाहर निकलती है और ऊष्मा पैदा करती है, तो इसे व्यंजन कहते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आइए पहले परिभाषा इसकी लिख लेते हैं कि जो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते, व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु ऑब्लिक हवा भी कह सकते हैं, ऑब्लिक सांस भी कह सकते हैं, हमारे मुख के किसी भाग से रगड़ कर निकलती है तथा ऊष्मा ऑब्लिक गर्मी पैदा करती है, उसे ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है। ये षटकोण, सड़क और हल, ये आपके 4 जो व्यंजन हैं ऊष्म व्यंजन है। इसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। जब इनका उच्चारण करते हैं तो मुख में जो हवा है, वायु है, सांस है, ये हमारे मुख के किसी भाग से रगड़ करके बाहर निकलते हैं और साथ में ऊष्मा या गर्मी पैदा करते हैं, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये तीसरा प्रकार हो गया। पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ, तीसरा ऊष्म और चौथा अब है संयुक्त व्यंजन। देखिए संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है। श, प्र, य, स्र, ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन है। अब इनकी विशेषता क्या होती है। संयुक्त में एक से यानी 2 व्यंजन मिलकर के बने हुए होते हैं। जब 2 व्यंजन मिल करके बनते हैं, उसे संयुक्त व्यंजन
कहते हैं। दो व्यंजन मिल करके जब तीसरा नया शब्द बनता है, व्यंजन बनता है, ये जो संयुक्त व्यंजन है इसमें दो व्यंजन मिले हुए हैं। अब दो व्यंजन मिल करके जब बनते हैं, जो वर्ण बनते हैं उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में हमें ध्यान रखना है कि दो व्यंजन है। कितने हैं ये लिख लेते हैं। ये पहला है क्ष, दूसरा है त्र, तीसरा है ज्ञ, चौथा है स्र। ये चार जो है ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं और प्रत्येक व्यंजन है वो दो वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। हम देखेंगे कि कौन कौन से दो वर्ण मिले हुए हैं। पहले इसमें देखते हैं, इसमें क प्लस स ये दो वर्ण मिले हुए हैं। क्ष का उच्चारण करेंगे, इसमें दो वर्ण मिले हुए हैं, क और श। जब दो वर्ण मिलते हैं तब इसको संयुक्त कहते हैं। ये इसमें मिले हुए हैं त प्लस र, त प्लस र। इसमें मिले हुए हैं ज प्लस य, ज प्लस य। और श्र में लिखा हुआ मिला हुआ है वो श, शंकर और प्लस र, श्र। तो आपने देखा प्रत्येक में दो व्यंजन मिले हुए हैं। प्रत्येक में देखिए, एक क्ष में क और श मिला हुआ है, त्र में त और र मिला हुआ है, ज्ञ में ज और य मिला हुआ है और श्र में श और र। दो व्यंजनों से मिल करके संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इनकी संख्या 4 होती है और ये इसके नाम है। ये वर्णों का, व्यंजनों का चौथा प्रकार है और पांचवा प्रकार है, उसका नाम है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, इसकी संख्या 2 होती है। जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं, किसका? इन व्यंजनों का। द्विगुण व्यंजन है उसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ है पहले ऊपर उठती है, ऊपर उठ करके और झटके के साथ में नीचे आती है। मुख के अंदर हमारी जीभ है ऊपर उठती है, ऊपर उठ करके जब इसका उच्चारण करते हैं दोनों द्विगुण व्यंजनों का, और फिर झटके के साथ में नीचे आती है। और इसके अलावा ट वर्ग है, ट वर्ग के पांचों वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तब भी लगभग यही स्थिति होती है। हमारी जीभ है वो ऊपर उठती है मुख के ऊपर और झटके के साथ नीचे आती है। इनको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। तो कुल 5 प्रकार है व्यंजनों की, कुल 5, ये 5 वर्ग है, कुल 25 है। इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है, परिभाषा क्या होती है स्पर्श की, कि जीभ है मुख के किसी न किसी भाग को छू करके बाहर निकलती है, स्पर्श करके बाहर निकलती है, इसलिए व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। संख्या 25 होती है, 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं जो क्रम अनुसार व्यवस्थित उनका स्थान होता है। दूसरा प्रकार होता है वो अंतस्थ वर्ण होता है। इनकी संख्या 4 होती है। इनमें जब उच्चारण करते हैं तो स्वर और व्यंजनों के बीच में उच्चारण होता है और इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। तीसरा है ऊष्म, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु या फिर हवा बोल सकते हैं या सांस बोल सकते हैं, हमारे किसी मुख के किसी भाग से रगड़ करके बाहर निकलती है,
और गर्मी या ऊष्मा पैदा करती है तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसका दूसरा नाम है संघर्षी व्यंजन। यदि परीक्षा में आए तो संघर्षी व्यंजन भी इसे कहते हैं। संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन एक ही बात है। ये तीसरा प्रकार था। चौथा है संयुक्त। जैसे कि इसके नाम से ही विदित है, संयुक्त यानी मिला हुआ। इसमें दो वर्ण व्यंजन है, मिले हुए होते हैं। इनकी संख्या 4 है, क्ष और त्र, ज, स्र। क्ष में क प्लस श जुड़ा हुआ था, त्र में त प्लस र, और ज में ज प्लस य, और स्र में श प्लस र। ये दो दो प्रत्येक में जुड़े हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये हमें याद रखना है कि किस संयुक्त व्यंजन है, किन दो व्यंजनों से मिलकर के बना हुआ। क्षय किन दो व्यंजनों से मिल रहा हुआ है, त्रय किन दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ। इस तरीके से य और श्र भी किन किन व्यंजनों से मिलकर के बना हुआ है। पांचवा द्विगुण है, जिसमें जीभ है वो हमारे मुख में उच्चारण करते हैं तो ऊपर उठती है और फिर झटके के साथ नीचे आ जाती है, तो इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। ट वर्ग को भी इस श्रेणी में व्यंजन करते, विशेषता लगभग ऐसी होती है कि इनका उच्चारण करते समय हमारे जीभ है वो मुख के ऊपर उठती है, अंदर ऊपर उठ करके, और फिर उच्चारण करते ही नीचे झटके के साथ में आ जाती है। तो ये संख्या थी हमारे प्रकारों के साथ। अब हम ये जो व्यंजन है हमारे, इन व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। किस प्रकार से इसका वर्गीकरण स्पष्ट देखते हैं। व्यंजन यहाँ लिखे हुए हैं और वर्णों का वर्गीकरण अपन समझते हैं आगे इसी क्लास के अंदर, वीडियो के अंदर। आइए वर्णों का वर्गीकरण देखते हैं। वर्णों का वर्गीकरण अब वर्णों के वर्गीकरण की बात करें तो पहला प्रकार इसका होता है घोषता के आधार पर। ये पहला प्रकार। वर्णों का वर्गीकरण करते हैं तो ये घोषता का आधार पर वर्ण है। पहले देख लें ये घोषता का अर्थ क्या होता है। घोष का क्या अर्थ होता है? घोष का अर्थ होता है कि हमारा जो स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र में कंपन होना, स्वर यंत्र में कंपन होना, स्वर यंत्र में कंपन होना घोष कहलाता है। और इसके अनुसार इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है अघोष, पहला प्रकार है अघोष, और दूसरा प्रकार है सघोष या घोष। वर्णों के वर्गीकरण करते हैं घोषता के आधार पर। 2 प्रकार होते हैं, अघोष और घोष। ये 2 प्रकार के होते हैं। अघोष में कंपन नहीं होता। जब हम व्यंजनों का या वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते वक्त स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता है, कंपन नहीं होता है, कंपन नहीं होता है, तो ये अघोष वर्ण कहलाता है। और जहां कंपन होता है, कंपन होता है, वो है सघोष या घोष। 2 याद रखने, घोषता के आधार पर 2 प्रकार है, अघोष व्यंजन और घोष या सघोष। स्वर तंत्र, जब इनका अपन उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते वक्त अघोष में कंपन नहीं होगा और घोष में कंपन
होता है। अब देखते हैं उदाहरण के हिसाब से। पहले इनको देखते हैं। ये हर वर्ग देख लीजिए, इसका पहला और दूसरा वर्ण देखिए। पढ़ना, क वर्ग का पहला और दूसरा, च वर्ग का पहला और दूसरा, ट वर्ग का पहला और दूसरा, फिर त वर्ग का पहला और दूसरा, और आखिर में प वर्ग का पहला और दूसरा। ये कर लीजिए। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण होता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा, ये लास्ट वाले तीन हैं। ये इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो इसमें कंपन होता है, इसलिए ये घोष या सघोष कहते हैं। घोषता के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है। घोषता के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, एक अघोष और दूसरा घोष। अघोष वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर यंत्र में कोई कंपन नहीं होता, किसी भी प्रकार का कंपन नहीं होता है जब हम इसका उच्चारण करते हैं तब। और घोष और सघोष के जो होते हैं उसमें कंपन होता है जब इसका उच्चारण करते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ वर्णमाला, ये जो वर्ग लिखे हुए, व्यंजन लिखे हुए हैं, इसके वर्ग बने हुए हैं। तो प्रत्येक वर्ग क, च, ट, त, प, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और ये प, फ तक, ये प्रत्येक वर्ग का आपका पहला और दूसरा वर्ण है, ये अघोष वर्ण होता। और इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा होता है, वो आपका सघोष होता है। अब देखिए इसके बाद में देखना है, इसके अलावा अघोष और घोष में कौन है। अघोष में आप देख लीजिए, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन होता है, प्लस ये आपके ऊष्म व्यंजन हैं, ये आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? षट्कोण, सड़क और है। ये जो ऊष्म व्यंजन है जिनकी संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजन जिसकी संख्या है वो 4 है, ये इसका उच्चारण करते हैं तब स्वर तंत्र में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता है। तो इन ऊष्म व्यंजनों को, चारों व्यंजनों को अघोष की श्रेणी में रखा गया है। दो चीजें याद रखनी, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन, ये चारों ऊष्म व्यंजन हैं, ये भी इसकी श्रेणी में आते हैं। अब घोष में अंतस्थ व्यंजन और जुड़ जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन इसके साथ में जुड़ जाते हैं। आइए देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन है ये य, र, ल और व।
ठीक है, ये भी इसके साथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि इसका उच्चारण करते हैं तब कंपन होता है, और जहां कंपन होता है उच्चारण में, स्वतंत्र में, वो घोष या अघोष, घोष या सघोष की श्रेणी में आता है। अब इसमें एक और वर्ण रह गया है, कौन सा? ये है ऊष्म व्यंजन का है ऊष्म व्यंजन का है वो इसमें जुड़ जाता है, और इसमें नहीं होता क्योंकि है में कंपन होता है। तो ऊष्म व्यंजन की तीन है, 1 2 3, तीनों शब्द ये तो कंपन नहीं होने के कारण है, घोष में होता है, और इसमें तीसरा चौथा पांचवा वर्ग, अंतस्थ चारा और ऊष्म का है, ये वर्ण है सघोष की श्रेणी में आता है। वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण में आप घोषता के आधार पर दो प्रकार है, और पहला दूसरा वर्ण ऊष्म व्यंजन घोष की श्रेणी में आते हैं, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण का है, ये घोष की श्रेणी में आता है। ये घोषता के आधार पर आपके अघोष और सघोष दो प्रकार हो गई। अब दूसरा प्रकार है वो प्राण वायु, प्राण वायु या प्राण तत्व या हवा या सांस के आधार पर, ये दूसरा प्रकार है वर्णों का, व्यंजनों का वर्गीकरण अपन इस दूसरे प्राण तत्व के आधार पर, प्राण वायु के या हवा या सांस के आधार पर कर सकते हैं। इसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प यानी छोटा, कम। जब भी हम उच्चारण करते हैं तो उसमें वायु का दबाव या कम होता है, और इसमें अधिक या ज्यादा होता है, अधिक ज्यादा होता है। ये इसकी विशेषता होती है अल्प प्राण और महाप्राण की। अब बात करें, ये सारे व्यंजन हैं, इनमें से कौन से व्यंजन अल्प प्राण है और कौन से व्यंजन हैं महाप्राण है, ये परीक्षा में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अल्प प्राण जिसमें कम प्राण तत्व या प्राण वायु या हवा या सांस की बात करें तो उसकी गति होती है, कम होती है। महाप्राण का उच्चारण करते हैं जिन व्यंजनों में वायु या हवा की गति है या सांस लेने में अधिक या ज्यादा गति होती है, मेहनत करनी पड़ती है, तो वहां महाप्राण होते हैं। तो देखिए, अल्प प्राण में आपके ये तीन वर्ग, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। सम और विषम देख लेंगे, इसमें विषम संख्या वाले वर्ग है, पहला, तीसरा और पांचवा, इसमें सम का दूसरा और चौथा, यानी 5 जो वर्ग है, इसमें पहला वर्ग क, तीसरा वर्ग ग और अंतिम पांचवा वर्ग ड़, ये आपके अल्प प्राण है। दूसरा ख, चौथा घ, ये आपके महाप्राण है। जब इनका उच्चारण करते हैं तो प्राण वायु है, हवा है, सांस है, इसमें कम होती है, और इनका उच्चारण करते हैं दूसरे और चौथे व्यंजन का तो इसमें अधिक या ज्यादा प्राण वायु या प्राण तत्व या हवा या सांस का सहारा होता है, इसलिए ये महाप्राण
प्राण होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं। पहला इसमें आपके ये अंतस्थ वाले और जुड़ जाएंगे, अंतस्थ य र ल व, इन चार को ऐड कर दो। ये अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। इनका उच्चारण करते हैं तो प्राण वायु कम उपयोग होता है, तो ये अंतस्थ वर्ण व्यंजन है य र ल व, ये अल्प प्राण में आते हैं। और इसमें आपके ऊष्म हैं, चारों आते हैं। ऊष्म, महाप्राण में ऊष्म व्यंजन आते हैं। कौन कौन से? ये चार। तो ये अल्प प्राण के व्यंजन हैं और ये महाप्राण के व्यंजन हैं। वर्णों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो दो प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है, घोषता के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर। घोषता के आधार पर दो प्रकार है, अघोष और सघोष या घोष। अघोष का अर्थ होता है उच्चारण के समय स्वतंत्र में किसी भी प्रकार का कंपन न हो। घोष या सघोष का अर्थ होता है हमारे स्वतंत्र में जब कंपन होता है तो वो इस श्रेणी में आता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन है वो अघोष की श्रेणी में आते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा है ये प्लस अंतस्थ य र ल व है, ये आपके किसमें आते हैं? सघोष में आते हैं। प्राण वायु या प्राण तत्व के आधार पर पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग प्लस अंतस्थ और य र ल, और महाप्राण में दूसरा, चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन है, ये इसमें आते हैं। अब आपने सारे व्यंजनों का बात किया है तो स्पर्श व्यंजन है 25 होते हैं, 5 वर्ग, और 5 वर्गों में कुल 25 व्यंजन होते हैं। और उन व्यंजनों की क्या विशेषता होती है? जब हम उसका उच्चारण करते हैं स्पर्श व्यंजनों का, तो जीभ है हमारे मुख के किसी न किसी भाग से छू कर निकलती है। ये 5 व्यंजन में कुल 25 वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजन इसे कहा जाता है। और अंतस्थ व्यंजन है, उसमें उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच में होता है, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं इनका। उनको अंतस्थ व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहते। यदि हम इनके उच्चारण स्थानों की बात करें तो ये कंठ से बोले जाने वाले कंठ, और तालु से बोलने वाले, और मसूड़ों से बोलने वाले, दंत और होष्ठ से बोलने वाले, अलग अलग इसका उच्चारण स्थान होता है। तो उच्चारण स्थान के लिए इन सारों का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इनको हम बहुत गहराई से एक अलग वीडियो में और चर्चा करेंगे। इसके बाद में जो होगा वो व्यंजनों का, इन सारे व्यंजनों का उच्चारण स्थल मुख के किस स्थल से बोला जाता है, बहुत अच्छी तरह से विस्तार से गहनता से अध्ययन करेंगे। इसमें आपने व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन के प्रकार और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण घोषता के आधार पर, और दूसरा है वो आपके प्राणवायु, प्राण तत्व, हवा या सांस के आधार पर किया गया है। कुल 39 व्यंजन होते हैं, 25 स्पर्शी होते हैं ये व्यंजनों के प्रकार में, और 4 अंतस्थ होते हैं, 4 ऊष्म होते हैं, और 4 संयुक्त होते हैं, और 2 द्विगुण होते हैं। इस तरीके से कुल 39 होते हैं व्यंजन। आज की क्लास में हमने व्यंजनों के बारे में गहराई से जानकारी आपको प्रदान की। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी।
आपकी कोई शंका या समाधान है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नए वीडियो में, नई क्लास में हम इसके उच्चारण स्तर पर विस्तार से अध्ययन करेंगे और उदाहरण सहित अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को और पहले स्वर वाले वीडियो को भी पूरा देखिए। जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी ही हमें समझ में आ जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें हैं, कक्षाएं हैं और हर प्रतियोगिता परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हमें किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल करनी है तो उनका ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। हम आपके लिए इतनी सेवा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में। ये विनती है, आग्रह है आपसे। और लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि हर कमेंट का आपका जवाब दूंगा। आपने मुझे सुना, पढ़ा ध्यान से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।